हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो एचबीआर का एडिशन हम देख रहे थे, है ना। ईएआर के जो एग्जांपल्स थे उनमें हमने एचबीआर का एडिशन जो है वो स्टार्ट किया था कि यार एचबीआर का एडिशन जो है वो हमें कैसे करवाना है, या एचएक्स के साथ जो रिएक्शन है ना वो हम देख रहे थे कि एल्कीन की एचएक्स के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोडक्ट हमें बनाना है, कौन सी चीज़ों का इसमें ध्यान में रखना है ना। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पेरोक्साइड इफेक्ट की, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, वैसे तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था, लेकिन एक बार क्योंकि हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं तो मैं एक चीज़ जो है वो आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर। तो देखना कि पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसी को हमने बोला था खरास इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दो, खरास इफेक्ट बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। क्या होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट? तो यहां पर एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में भी जो है वो हमने पढ़ा था। तो हमारे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे मान लो ये कोई एल्कीन है, ठीक है ना। अब यहां पर HBr का एडिशन करवाया, एक तो केवल HBr लिखा हुआ है ना, और HBr के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, अगर HBr के साथ यहां पर कोई पेरोक्साइड लिखा हुआ है, जैसे H2O2 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हम एडिशन करवाएंगे। यानी कि इस केस में नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इस केस में तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन मैंने ये बताया था कि यार पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है ना वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म बदल जाएगी, और यहां पर मैकेनिज्म होगी कौन से मेथड से, FAR। अगर पेरोक्साइड है तो रिएक्शन चली जाती है किससे, EAR से, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मैकेनिज्म बदल जाती है, FAR मैकेनिज्म हो जाती है। तो यहां FAR रिएक्शन क्या थी, तो मैंने कहा था कि 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई है ना। स्टेप फर्स्ट, जिसको हमने क्या बोला था, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। ये चेन इनिशिएशन स्टेप जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। पिछली क्लास में बताया था, तो जल्दी से जो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया जी जो H2O2 है, जो पेरोक्साइड है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज जब होगा तो आपको 2 OH फ्री रेडिकल यहां से मिलेंगे। फिर क्या होगा कि भैया ये जो OH फ्री रेडिकल है ना, ये अटैक करेगा किस पर, HBr पर, और HBr पर अटैक करेगा तो इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो एक OH फ्री रेडिकल और एक H फ्री रेडिकल दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, और साथ में ये हो गया Br फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर। और रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो लगातार आगे से आगे बनते ही चले जाते हैं। सेकेंड स्टेप सेकेंड, तो सेकेंड स्टेप जो होता है ना, ये होता है भैया प्रोपागेशन। और मैंने कहा था कि FAR रिएक्शन के सेकंड स्टेप में भी अपने आप में 2 रिएक्शंस होती है। सबसे पहली रिएक्शन तो यही है कि ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन पर अटैक करेगा, तो ये एल्कीन पर अटैक हुआ। अब यहाँ से मैंने कहा था 2 पॉसिबिलिटी होती है कि यार या तो जो है वो यहाँ पर अपने पास अगर देखो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये कंडीशन आएगी, है ना। और अब Br फ्री रेडिकल या तो इस बाहर वाले कार्बन पर जुड़ेगा या अंदर वाले कार्बन पर जुड़ेगा। Br को कौन से कार्बन पर जोड़ना है ना, ये चीज डिपेंड करती है भैया ज्यादा फ्री रेडिकल, Br जोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बचता है ना, वो ज्यादा स्टेबल जहां होगा वहीं पर Br जोड़ना है। जैसे मान लो यहां पर Br जो है वो 2 केस बताए थे कि यार तुम Br एक तो बाहर वाले पर जोड़ो, तो बाहर वाले पर जोड़ोगे तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी, यहाँ आएगा CH2Br। एक Br जो हो तुम अंदर वाले पर जोड़ो, तो यहाँ पर Br जोड़ोगे तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी CH3CH, और ये CH3, और यहाँ पर क्या आएगा Br। ये 2 कंडीशन आएगी। अब इस वाले फ्री रेडिकल पर आप देखो, ये यहाँ तो CH2 ही है ना, इस वाले फ्री रेडिकल पर तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो Br जोड़ने के बाद ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए हमें ये ही बनाना है, हम ये वाला नहीं बनाएंगे, है ना। तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा CH3CH फ्री रेडिकल, और ये CH2 और ये Br, ये फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी में स्टेप भी, अच्छा ये होता है डेल्टा H इसका नेगेटिव। ये भी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि यार जो प्रोपागेशन स्टेप होता है ना, डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है, रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। फिर देखो
कि यहीं पर जो इसका स्टेप बी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अपने पास Br फ्री रेडिकल है ये किसी दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जो क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये यूं कहो कि यहां पर जो ये फ्री रेडिकल बना है ना अपने पास CH3 और ये CH और ये CH2Br, ये किसी दूसरे पहले HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो H फ्री रेडिकल यहां पर जुड़ेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट है CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br और साथ में Br फ्री रेडिकल बच गया। और भैया ये देखो कि ये प्रोपागेशन स्टेप लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कि रिएक्शन से सारे के सारे जितने भी एल्कीन के मॉलिक्यूल है, जितने भी HBr के मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में जब तक खत्म नहीं हो जाते ना तब तक जो है वो ये रिएक्शन चलती रहती है, प्रोपागेशन स्टेप चलता रहता है। यानी कि ये HBr, ये Br फ्री रेडिकल है ना, ये वापस से किसी दूसरे एल्कीन पर अटैक करेगा और वापस से ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और फर्स्ट स्टेप होगा तो सेकंड स्टेप वापस हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी खत्म हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, प्रोपागेशन स्टेप रुक जाएगा। फिर मैंने कहा था कि स्टेप थर्ड, अच्छा इस रिएक्शन के लिए ये जो सेकंड स्टेप है ये भी कैसा होता है, डेल्टा H इसका भी नेगेटिव, यानी कि HBr के लिए जो चेन प्रोपागेशन स्टेप होता है ना उसके दोनों के दोनों स्टेप कैसे होते हैं, उसके दोनों स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना। और ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हम देखेंगे अभी कि केवल और केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, बाकी HCl और HI ये दोनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, तो उसका रीजन यहीं पर है ना। तो समझो कि थर्ड स्टेप, अब ये क्या है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप जो है ना इसमें मैंने क्या कहा था कि भैया सारे के सारे फ्री रेडिकल रैंडमली जुड़ने लगते हैं कि जब कंटेनर से सारे फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो है एक Br फ्री रेडिकल, ये है दूसरा Br फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर क्या बनेगा Br2, ये H फ्री रेडिकल, ये दूसरा H फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर क्या बनेगा H2। फिर जो है वो हमारे पास CH3 CH और ये आया CH2 और ये Br, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि हम क्या कर रहे हैं भाई कि जितने भी पॉसिबिलिटी होती है, जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो रैंडमली जुड़ते हैं, हर कैसे जुड़ते हैं है ना, कंटेनर में जो भी फ्री रेडिकल है रैंडमली अटैच होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो CH3 यहाँ CH, ये Br और ये आया CH2 और ये Br, इस तरीके से जो रैंडमली सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे। और कंटेनर में जब सारे फ्री रेडिकल खत्म हो गए तो हम ये बोलेंगे कि भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर है बात। तो अब देखो अगर आपको जो है ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने अभी जो जल्दी जल्दी इसको बताया है, अगर आपको डिटेल में या आराम से इसको समझना है तो आप लास्ट लेक्चर देखें, पिछला वाला लेक्चर देखें, है ना। तो अभी ये रिवीजन के हिसाब से जो मैंने बताया, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, एक तो मैंने ये कहा था कि यार देखो कन्फ्यूजन, हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है कि यार EAR रिएक्शन जो होगी, EAR रिएक्शन में पहले हमें हाइड्रोजन जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाना होता है और कार्बोकेटाइन के बाद में हमें क्या करना होता है, बाद में Br जोड़ना होता है। पहले कार्बोकेटाइन बनाया, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन था वो बनाया और Br इसके बाद में जोड़ा है। जबकि FAR रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर हम पहले क्या करते हैं, पहले फ्री रेडिकल बनाते हैं, पहले Br जोड़ते हैं और पहले Br जोड़ के हम फ्री रेडिकल बनाते हैं, इसके बाद में जो है वो हम क्या करते हैं भैया जी, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। वहां पर पहले हाइड्रोजन जोड़ के कार्बोकेटाइन बनता है, बाद में Br जुड़ता है। यहां पर पहले Br जोड़ के हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसके बाद में हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो जरा कि भैया जी कंडीशन ऐसी है कि सबसे पहली बात तो यही कि केवल और केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, कि बाकी HCl HI के केस में जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप H2O2 ले लेते हो तो भी रिएक्शन EAR मैकेनिज्म से जाती है ना, नहीं लेते हो तो भी रिएक्शन HBr मतलब EAR मैकेनिज्म से जाती है। लेकिन केवल HBr के साथ अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है, HBr के साथ जो है वो अगर पेरोक्साइड है तो रिएक्शन FAR से चली जाएगी, पेरोक्साइड नहीं है तो मैकेनिज्म जो है वो EAR हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, देखो जी कि बात ऐसी है कि HBr के साथ है ना रिएक्शन, पहले तो मैं ये लिखूंगा कि ओनली HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, कि यार केवल और केवल जो HBr होगा ना वो ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा,
बाकी कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब इसका कारण क्या है? बिकॉज ठीक है भैया जी, कारण ये है कि HBr के लिए जो चेन प्रोपागेशन स्टेप अभी हमने देखे थे ना, चेन प्रोपागेशन स्टेप के दोनों जो स्टेप है, चेन प्रोपागेशन जो है ना, वो 2 स्टेप में, 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है। तो चेन प्रोपागेशन के दोनों स्टेप जो है वो हम ये बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक है, और इसी वजह से जो है वो HBr ही क्या करता है? पेरोक्साइड इफेक्ट। ये NCERT की लाइन है ना, और वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज, है ना, तो इसका कारण ये है कि भाई फॉर HBr बोथ रिएक्शंस ऑफ चेन प्रोपागेशन स्टेप आर एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, कि भाई दोनों की दोनों रिएक्शन, दोनों के दोनों स्टेप चेन प्रोपागेशन के दोनों एक्सोथर्मिक है, और इसी कारण से HBr जो है वो ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा कि दोनों स्टेप, चलो मान लिया आपने कहा कि दोनों के दोनों स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन इससे होगा क्या? तो देखो मेरे भाई, इससे ये फर्क पड़ेगा, जैसे एक स्टेप तो ये हो गया, B स्टेप, मैं दोबारा लिख देता हूं A और B स्टेप को, है ना, चेन प्रोपागेशन स्टेप के जो 2 रिएक्शन थी ना चेन प्रोपागेशन में, दोबारा लिख देता हूं। हमारे पास एक रिएक्शन तो ये थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। सबसे पहले Br फ्री रेडिकल ने इस पर अटैक किया, तो हमें मिला CH3 CH फ्री रेडिकल, और ये CH2 और ये Br, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो है CH3, ये CH, ये CH2 और ये Br। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि भैया HBr पर इसका अटैक होगा, तो यहाँ से जो है वो CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये Br, और साथ में यहाँ पर क्या जुड़ गया? Br फ्री रेडिकल, है ना। तो चेन प्रोपागेशन में यही 2 रिएक्शन हो रही थी, और मैंने कहा कि ये दोनों की दोनों एक्सोथर्मिक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया? कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब यह है कि मान लो ये एनर्जी लेवल तो है रिएक्टेंट का, और हीट रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी लेवल है प्रोडक्ट का, और जब रिएक्शन चलेगी तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी है ना, ये क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और रिलीज अगर एनर्जी हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, और कम एनर्जी है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ये वाला जो है वो इसके लिए डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहां जो रिएक्टेंट है ना अपने पास, इनसे ज्यादा स्टेबल ये है, यानी कि पहली रिएक्शन जब हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी कम हुई। दूसरी रिएक्शन हुई तो ये भी यार यहां भी डेल्टा H नेगेटिव है, तो अगेन हम ये बोलेंगे कि इन दोनों में से भी, यहां पर भी जितने भी अपने पास रिएक्टेंट है ना, उनसे ज्यादा स्टेबल कौन है? प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, है ना। तो दोनों 2 कॉन्सेक्यूटिव स्टेप है अपने पास, और दोनों के दोनों में ही स्टेबिलिटी लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो डेल्टा H जो वो नेगेटिव है, तो डेल्टा H नेगेटिव होने के कारण हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इन दोनों स्टेप में। तो दोनों रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हम हर काम वही करते हैं जिसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आपको पता होना चाहिए दुनिया का हर काम होता है स्टेबिलिटी के लिए, और हमें किसी भी रिएक्शन में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि रिएक्शन में स्टेबिलिटी क्या होती हो? कम होती हो। तो यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो HBr के केस में क्या होता है ना कि दोनों के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, दोनों में ही स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए रिएक्शन जो है वो एक तरीके से पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करती है ना। लेकिन देखो HI के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ HI, इन केस ऑफ HI, ठीक है, कि यार अगर आप यहीं पर HI ले लेते हो, कि मान लो पेरोक्साइड इफेक्ट, अगर आप चाहते हो कि यार HBr HI कैसे रिएक्शन करेगा, पहली बात तो यह है कि HI जो होगा ना, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन EAR ही होगी, ESR रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। HI के केस में रिएक्शन कौन सी होगी? EAR ही होगी। ESR FAR रिएक्शन से जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मैं गलती से ESR बोल गया, FAR रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना तो HI के केस में बनेगा ना HCl के केस में बनेगा। अब हमें यही समझना है कि आखिर क्यों नहीं बनता है, कि यहां पर अगर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं HI के साथ, तो क्यों ये रिएक्शन जो है वो FAR मैकेनिज्म से नहीं होती है ना। तो देखो इन केस ऑफ HI, इफ, ठीक है, if
FAR रिएक्शन या मैकेनिज्म अकर्स, ठीक है भैया। मान लो HI के केस में अगर FAR मैकेनिज्म हो जाए तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, है ना, स्टेप ए ऑफ प्रोपागेशन स्टेप विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। कि यार ये वाला जो स्टेप होगा ना, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोपागेशन का A स्टेप है, ये प्रोपागेशन का B स्टेप है। तो अगर आपने HI ले लिया तो ये वाला जो स्टेप होगा वो कैसा हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब एंडोथर्मिक होने के कई कारण हैं। एक तो जो HI का साइज है ना, आयोडीन का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा और एक और ये भी है जो रीजन एनसीईआरटी में मेंशन है कि भैया देखो कि यहाँ पर कौन सा फ्री रेडिकल है, Br फ्री रेडिकल है। तो अब HI के साथ यहाँ पर फ्री रेडिकल कौन सा होगा, I फ्री रेडिकल होगा। और ये I फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है ना, और हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत एक I फ्री रेडिकल दूसरे I फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या कर लेता है, I2 बना लेता है। तो I फ्री रेडिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो भैया ये पहली बात तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। और दूसरी बात जो है ये हमारे पास एक और रीज़न ये लिखेंगे हम कि भाई I फ्री रेडिकल इज हाईली, है ना। चलो इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा कि ये एंडोथर्मिक क्यों है, इसी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि I फ्री रेडिकल तो I नहीं, और I फ्री रेडिकल नहीं है तो ये तुरंत किस में बदल जाएगा, I और I मिलकर I2 बन जाएगा। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो इसलिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है। तो इसी का रीजन है ये, बिकॉज, है ना, because I free radical is highly unstable, ठीक है, and it form I2, ठीक है ना। तो भैया ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या करेगा, I2 बना लेगा। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है आयोडीन के केस में कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और एंडोथर्मिक होने के कारण ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं रही, आसानी से रिएक्शन होगी नहीं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये तो है अपने पास किसका, आयोडीन का केस, है ना। अब HCl जो है वो इसको फॉलो क्यों नहीं करता है, ये भी तो सवाल है। तो देखना HCl जो है वो फॉलो क्यों नहीं करता है। तो भैया देखो इन केस ऑफ HCl, ठीक है, कि भाई HCl के केस में पहली बात तो वही कि HCl जो है वो H2O2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। क्यों नहीं पड़ेगा, कि भाई HCl के केस में अगर आपने H2O2 ले लिया तो भी रिएक्शन EAR से ही जाएगी। FAR रिएक्शन यहां पर HCl के केस में नहीं होनी है, केवल HBr के केस में ही FAR रिएक्शन होगी। बाकी ना तो HI के केस में FAR होगी, ना ही HCl के केस में FAR होगी। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कि अगर मान लो FAR मैकेनिज्म हुई, इफ FAR मैकेनिज्म अकर्स, ठीक है, तो भैया जो स्टेप बी होगा, स्टेप बी ऑफ चेन प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है, विल बिकम्स एंडोथर्मिक, ठीक है। कि यार जो स्टेप बी है ना ये वाला, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। HCl के केस में यहां पर कौन आएगा, Cl आएगा, और यहां पर कौन आएगा, Cl आएगा, ठीक है। अब ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंडोथर्मिक, भैया इससे पहले देखो एक तो हमारे पास था HBr, एक हमारे पास है HCl, और एक है हमारे पास HI, ठीक है। तो अब HCl में जो ओवरलैपिंग है ये तो है 1s3p, यहाँ है 1s4p, यहाँ है 1s5p। तो यहाँ पर तो रिएक्शन क्यों नहीं हुई, देखो बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा HI का, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कब है। तो यहाँ पर तो रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा ना होमोलाइटिक क्लीवेज से, वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो तुरंत एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन मिलकर I2 बना लेंगे।
यहां रिएक्शन क्यों नहीं हुई? यहां रिएक्शन तो होगी, HBr में तो होगी, FAR हो जाएगी। अब यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो चुका है? बढ़ चुका। ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो यहां पर इस बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। और सेकंड स्टेप में अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, तो अगर ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी पहली बात तो। और रिएक्शन करवानी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट कम स्टेबल है। और कभी भी किसी रिएक्शन में वो काम नहीं होता है जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो? कम होती हो। तो विल बिकम्स एंडोथर्मिक बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ठीक है। और भैया ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो क्यों करता है? केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसके लिए दोनों के दोनों स्टेप, जो भी प्रोपागेशन स्टेप है ना, उसके दोनों के दोनों स्टेप कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर HI ले लोगे साथ में तो HI के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I2 फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत कंबाइन होकर क्या बना लेता है? मतलब आयोडीन फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत कंबाइन होकर I2 बना लेता है। और HCl में क्यों नहीं होता है? क्योंकि HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें तो देखो मतलब तो इस बात से है ना कि यार फाइनली हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक नहीं बनाना आएगा तब तक तो क्या ही मतलब है बाद में। क्योंकि क्वेश्चन तो जो है ना रिएक्शन से ही आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो अब आप देखो ज़रा कि भाई एक पॉइंट ये है कि भाई इन केस ऑफ HBr प्लस H2O2, ठीक है, कि अगर HBr है और साथ में H2O2 है तो मैकेनिज्म होगी कौन सी? FAR। ठीक है। रिएक्शन जाएगी कौन सी मैकेनिज्म से? FAR। फिर इन केस ऑफ HCl, केवल HCl लिखा है ना, या HCl प्लस H2O2 लिखा है, चाहे HCl लिख के दे चाहे HCl प्लस H2O2 दे, कौन सी मैकेनिज्म होगी? EAR। रिएक्शन EAR ही होगी क्योंकि HCl जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता, या HCl पर जो है कोई पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्लियर है? फिर देखो इन केस ऑफ HI, या फिर यू कहो कि HI प्लस H2O2, यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी? EAR। तो HI हो और HI के साथ H2O2 हो तो भी आपको EAR से ही प्रोडक्ट बनाना है। आपको FAR केवल और केवल कहाँ लगानी है? केवल और केवल HBr के केस में ही लगानी है। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो अब इस पर हम करते हैं एग्जाम्पल। देखना, इसको तो मिटा देता हूँ मैं। हाँ जी, देखो आपको क्या करना है ना, कि जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे ये कोई एल्कीन है और एरो पर जो है वो आपको देखो क्या क्या लिख के दिया है। सबसे पहले तो लिख के दिया है HBr, फिर आपको लिख के दिया है HBr और साथ में है यहाँ पर H2O2, ठीक है। फिर यहाँ एरो पर लिख के दिया है आपको HCl और एक के लिख के दिया है HCl और साथ में H2O2। बहुत ही आसान सा काम है, आइडेंटिफाई करो रिएक्शन को, जो है वो आप पहचानो कि रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होगी। केवल अगर HBr है तो रिएक्शन होगी कौन सी मैकेनिज्म से?
EAR मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर HBr H2O2 है तो रिएक्शन होगी कौन से मैकेनिज्म से, यहां होगी FAR। केवल अगर HCl है तो यहां पर मैकेनिज्म होगी कौन सी, EAR। और केवल HCl और HCl के साथ H2O2 भी लिख दे तो भी जो मैकेनिज्म कौन सी होगी, EAR। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो याद करो EAR मैकेनिज्म में तो हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते हैं, फिर Br जोड़ते हैं। तो यहां पर देखो पहले जो है मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा। अब ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, बाहर वाले पर ही जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो हमेशा वही बनाना है जो कि मैक्सिमम स्टेबल है। तो अभी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला है, तो ये कार्बोकेटाइन हमने बनाया। अब इसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट तभी करवाना है जब पॉसिबल हो, जबरदस्ती नहीं है भैया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ पर जो है वो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हम करवा दें तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो CH3C और ये पॉजिटिव, ये CH3 और यहाँ आएगा CH2 और ये आएगा क्या, CH3। ये लो रीअरेंजमेंट करवा दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया। अब जो है वो यहाँ पर Br का हम अटैक करवाएंगे तो CH3C और यहाँ पर आ जाएगा Br और ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3 और यहाँ ये आएगा क्या, CH3। ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर HBr H2O2 है तो अब यहाँ पर देखो मैं वापस से बता देता हूँ, यहाँ पर FAR रिएक्शन करवानी है, HBr है, साथ में क्या है, H2O2। तो इस केस में आप क्या करोगे, बहुत ही आसान सा काम, पहले जो है वो Br जोड़ो और फ्री रेडिकल बनाओ, है ना। कोई यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है FAR में, पहले क्या करोगे, Br जोड़ोगे, फ्री रेडिकल बनाओगे, इसके बाद में जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, बाद में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब देखो कि Br या तो बाहर वाले कार्बन पर जुड़ सकता है या तो फिर Br अंदर वाले कार्बन पर जुड़ सकता है ना। दोनों में से किसी एक कार्बन पर जोड़ के आपको फ्री रेडिकल बनाना है। और कैसे कि यार बार बार तो हर कार्बन पर तो जोड़ के देख नहीं सकते, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, Br को एक बार वहां जोड़ के देखो, चेक करने के लिए, हाँ चेक करने के लिए। कई बार कंडीशन ऐसी भी आएगी कि यार ये मामला पलट जाएगा, है ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो और Br को वहां जोड़ो पहले जहां पर जो है वो हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो भैया CH3CH और CH3CH और ये CH2 ये Br। और भैया देखो Br को अगर तुम बाहर वाले कार्बन पर जोड़ोगे ना तो ये फ्री रेडिकल हमारे पास बनेगा। अगर इस फ्री रेडिकल के पास आप देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। आप अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाते हो तो इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन बचेगा। अगर Br को आपने यहाँ जोड़ा ना तो एक अल्फा हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल बनेगा। तो हमें वो ही फ्री रेडिकल बनाना है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब Br बाहर वाले पर जुड़ेगा और जो H होगा ना वो अंदर वाले पर जुड़ेगा। यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हम एडिशन करवा सकते हैं कि भाई Br को वहाँ जोड़ा है जहाँ हाइड्रोजन क्या थे, ज़्यादा थे। HCl EAR रिएक्शन होगी, सेम टू सेम ये वाला प्रोडक्ट ही बनेगा और बस Br की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये CH2 ये CH3 और ये यहाँ पर क्या आया, CH3 आया। ठीक है, फिर देखो H2O2 है, HCl, कोई दिक्कत नहीं है, EAR रिएक्शन होगी, वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर वाले में बना था, CH3 ये Cl और ये CH2 और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो ये है, बहुत ही आसान सा काम है। जैसे एक हमारे पास ये है भैया CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। ठीक है, एक तो रिएक्शन करवानी है आपको केवल HBr की, एक रिएक्शन आपको करवानी है HBr और साथ में क्या है अपने पास H2O2, ये रिएक्शन करवानी है। तो समझो ज़रा कि भाई यहाँ से जो है वो यहाँ पर तो रिएक्शन है कौन सी, EAR और H2O2 की प्रेजेंस में FAR, है ना। तो यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे और कार्बोकेटाइन ये फिनाइल वाला ही बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। तो यहाँ हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। तो यानी कि Br वहाँ जोड़ोगे जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, तो यानी कि फिनाइल और ये CH और ये Br और यहाँ पर क्या आएगा CH3। ठीक है, और यहाँ पर देखो FAR रिएक्शन होगी, तो FAR रिएक्शन से क्या करेंगे भैया, Br को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, या डायरेक्टली आप चाहो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के देख लो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि भैया Br वहाँ जोड़ोगे जहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बाहर वाले पर Br जोड़ो, तो फिनाइल ये CH2 ये CH2 और ये Br। आप बाहर वाले पर Br जोड़ोगे ना तो फ्री रेडिकल बनेगा इसके बाजू वाले कार्बन पर, यहाँ पर बनेगा जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा। और हमें तो पता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना। फिर देखो कि ऐसे ही हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, रिएक्शन एक तो करवानी है आपको HBr के साथ,
एक रिएक्शन करवानी है वही HBr और साथ में है पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, R2O2 लिखा हुआ मिल सकता है आपको, है ना। तो यहाँ देखो कि क्या कंडीशन आएगी, HBr के साथ रिएक्शन कौन सी, EAR, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो यार यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो ये वाला बनेगा। अब 5 कार्बन की रिंग है और कार्बोकेटाइन बना है तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। तो 5 कार्बन की रिंग किस में बदलती है, 6 कार्बन में बदलती है। और भैया 6 कार्बन में बदलूंगा तो फाइनली जो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन आएगा ना वो ये वाला बनेगा, चेक कर लेना। अब रीअरेंजमेंट करवा के मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, लेक्चर नंबर 3 में जो है वो हम रीअरेंजमेंट करवाना बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। फिर देखो जी कि ये वाला जो है ना तो Br यहीं जुड़ेगा, ये Br, और यहाँ पर तो रिएक्शन कौन सी है, FAR रिएक्शन है। और FAR रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है ना। आपको सिर्फ Br जोड़ना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ना है, यानी Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाहर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो Br बाहर वाले कार्बन पर ही जुड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ऐसी आएगी कि ये यहाँ पर Br जुड़ेगा। क्लियर है। तो ये है हमारे पास भैया पेरोक्साइड इफेक्ट। हाँ तो भैया देखो ज़रा कि इसी में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे एल्काइन पर कैसे रिएक्शन होगी। अभी तो हमने HX का जो एडिशन करवाया ना वो केवल किस पर करवाया है, वो केवल एल्कीन पर करवाया है। अब हम देखेंगे कि एल्काइन पर कैसे रिएक्शन होगी। एक एग्जाम्पल है, पहले वो समझते हैं। देखो जी, हाँ भैया देखो एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये कोई है NO2, यहाँ CH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इस पर हमें जो है वो HBr का एडिशन करवाना है, HBr, ठीक है। और या इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, मान लो NO2 है, ये कोई X है, कोई ग्रुप है मान लो X, और X बराबर क्या क्या हो सकता है, सब में सेम कंडीशन आएगी। NO2 हो सकता है, CCl3 हो सकता है, CF3 हो सकता है, ये सारे के सारे, इवन CN भी हो सकता है, CN, ठीक है, CN, ये सारे के सारे जो है ना स्ट्रोंग -I या -M है, ठीक है। और स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। बहुत ज़्यादा इनका जो है वो एक तरीके से -I -M इफेक्ट होता है। तो दूसरी तरफ हमें HBr H2O2 की रिएक्शन करवानी है। अब देखो कि हमें पता है यहाँ तो रिएक्शन होती है कौन सी, EAR, यहाँ रिएक्शन होती है कौन सी, FAR, ठीक है। तो EAR रिएक्शन जब होगी ना इसमें तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब कार्बोकेटाइन यार या तो जो है वो ये वाला बनेगा, ठीक है, CH और CH3 पॉजिटिव, है ना, या फिर कार्बोकेटाइन जो है वो हम ये वाला बना सकते हैं कि इससे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कार्बोकेटाइन बनने की, कि कार्बोकेटाइन बनाएंगे। फिर फ्री रेडिकल की बात भी हम करेंगे, दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन एक तो जो है वो आप ये वाला बनाओगे CH पॉजिटिव और ये CH3, एक कार्बोकेटाइन ये वाला बनाओगे CH2 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मेरे भाई क्योंकि इनका तो विड्रॉवल इफेक्ट लग रहा है X का, तो ये वाला तो अनस्टेबल हो गया ना हाईली, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, -I -M लगेगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। जबकि यहाँ पर ये वाला जो है वो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, तो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और हमें पता है कि हमें EAR रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना होता है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट ये होगा CH2 और ये Br, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर देखना कि भाई HBr है, H2O2 है, फ्री रेडिकल बनाएंगे इस बार। अब फ्री रेडिकल बनाते हैं तो पहले Br जोड़ते हैं, इसके बाद में फ्री रेडिकल बनता है। तो यार यहां पर जो है ना दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं, ये X है, ये CH, ये CH2, ये Br। एक तो ये फ्री रेडिकल बन सकता है, एक ये फ्री रेडिकल बन सकता है X CH फ्री रेडिकल, ये CH2 और ये Br, कि पहले Br जोड़ा तो फ्री रेडिकल ये बना। अब आप बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो वैसे ही चेक करते हैं जैसे हम कार्बोकेटाइन की करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो अपने पास लेस स्टेबल है, ये नहीं बनाना है, यही बनेगा प्रोडक्ट, इसी से बनेगा। तो X CH और ये Br
सॉरी, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर क्या आएगा CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो X की जगह CCl3 भी हो सकता है। ये अक्सर क्वेश्चन किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। CCl3 हो सकता है, CF3NO2CN, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या इनके अलावा भी कोई स्ट्रॉन्ग -M वाला हो सकता है, CHO भी हो सकता है इवन, ठीक है ना। तो ये है भैया एल्कीन पर हमने HBr या HX का एडिशन देखा। अब बारी आती है एल्काइन की, कि एल्काइन पर HX का एडिशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल अब तक जितने भी हमने देखे सारे के सारे किसके थे, एल्कीन के थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्काइन के बारे में, ठीक है ना। देखो जरा, हाँ तो भाई देखो जरा कि अब हम बात करने वाले हैं एल्काइन की, कि मान लो एल्काइन की रिएक्शन हमें करवानी है या एल्काइन पर HX का एडिशन करवाना है, तो वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। देखो जी कि भाई इन केस ऑफ एल्काइन, इन केस ऑफ एल्काइन भैया बहुत ही आसान सा काम है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि एल्काइन के केस में जब भी आपको किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करना हो, कि एल्काइन पर कोई भी कैसा भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर आपको ऐड करना है ना, तो आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखोगे कि कंडीशन ऐसी है कि यार ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है मान लो, और इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है, ठीक है। या फिर ऐसी भी कंडीशन आ सकती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, और इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। या ऐसी कंडीशन भी आ सकती है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है और इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है। ये डायरेक्ट मेथड मैं बता रहा हूं आपको, हालांकि अभी जो वो तरीका हम समझेंगे कि जो चीज़ मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं उसका क्या कारण है ना। और आपको क्या करना है, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है एल्काइन के केस में, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम देख चुके हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि अगर मान लो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां ऐड करना है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या नेगेटिव पार्ट आप उस कार्बन पर ऐड करोगे जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, है ना। यहां हम नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे और यहां पर क्या जुड़ेगा, फिर पॉजिटिव पार्ट जो भी बच जाएगा वो जुड़ेगा। तो नेगेटिव पार्ट एल्काइन के केस में हम वहां पर ऐड करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, या उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऐड करेंगे जहां डोनर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो यहां पर बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मैं ये कहता हूं कि मान लो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बस कंसेप्ट यही है कि भाई आपको नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का एल्काइन के केस में वहां ऐड करना है जहां जिस कार्बन पर डोनर इफेक्ट ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस कार्बन पर डोनर इफेक्ट ज्यादा है तो यहां पर नेगेटिव पार्ट हम ऐड करेंगे, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, हम यहां ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर देखो जरा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है, तो आप नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करोगे जहां कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट लगाओ। मान लो ये अगर लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, ठीक है, तो हम नेगेटिव पार्ट को यहां ऐड करेंगे, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन ये है कि एल्काइन के केस में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करना है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो मैं ये लिख देता हूं, इन केस ऑफ एल्काइन, इन केस ऑफ एल्काइन, एल्काइन अनसिमेट्रिकल पार्ट, इन केस ऑफ एल्काइन, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, इन केस ऑफ एल्काइन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का तो हम एडिशन करवा रहे हैं ना, तो इन केस ऑफ एल्काइन द नेगेटिव पार्ट, द नेगेटिव पार्ट of unsymmetrical reagent will attach on that carbon at which, ठीक है, will attach on that carbon at which more electron donor effect is present,
ठीक है। तो वहां पर आप जोड़ोगे जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट है। चाहे आप किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करवाओ, अभी तो हम जैसे मान लो HX का एडिशन देख रहे हैं, अभी आगे जो है वो हम वाटर का एडिशन देखेंगे, ठीक है, HOCl का एडिशन देखेंगे। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करवाओ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये EAR रिएक्शन के लिए है, ठीक है ना। EAR रिएक्शन में आपको हमेशा ऐसा ही करना है। क्यों? क्योंकि भाई EAR रिएक्शन जो होगी ना, इसमें हम क्या करते हैं, बीच में कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है ना। अब फिर एक चीज और कि यार एल्काइन जो है ना, ये मैंने आपको कहा था कि एल्काइन लेस रिएक्टिव होते हैं एल्कीन से। EAR के लिए एल्काइन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आसानी से रिएक्शन करेंगे नहीं। क्यों कम होती है? क्योंकि एक तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनता है, दूसरा कारण यह है कि भैया इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वो सिलेंड्रिकल होता है, तो उसको तोड़ने में जोर आता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट में लिख देता हूं, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव फॉर EAR, ठीक है, देन एल्कीन, ठीक है। एल्काइन जो है ना वो EAR के लिए एल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं। अब एल्कीन से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो ये तो रीजन हम पहले लिख चुके हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इनका जो सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ कैटलिस्ट काम में लेने पड़ेंगे, कुछ हैवी मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो हमें मिलाने पड़े, वो साथ में हम काम में लेते हैं, है ना। तो सो वी यूज सम हैवी metal ions like Hg+2, ठीक है, या Ba+2 या Ni+2 टू ब्रेक द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो भैया इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ने के लिए हमें ये सारे हेवी मेटल्स देखने को मिल सकते हैं। तो भैया पॉसिबिलिटी है कि एल्काइन की किसी भी रिएक्शन में जो रिएजेंट है ना, उस रिएजेंट के साथ आपको Hg+2 या Ba+2 या Ni+2 ये सारे केटाइन देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि एल्काइन की रिएक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, EAR के लिए रिएक्टिविटी कम होती है। तो अब देखो जरा कि हम डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि भैया कंडीशन ऐसी है कि जैसे ये हमारे पास कोई एल्काइन है। अब यार यहाँ तो दोनों तरफ जो है वो क्या है, सेम है, रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहीं पर भी आप जो है वो H जोड़ दो, मान लो रिएक्शन जो है वो करवानी है आपको, HCl की रिएक्शन करवानी है Hg+2 की प्रेजेंस में। ये Hg+2 जो है वो साथ में लिखा हुआ है, ये कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को थोड़ा सा इनहेंस कर देगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक करने के लिए जो है वो काम में आएगा। तो कहीं पर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कार्बन पर हमने क्या कर दिया भैया, Cl जोड़ दिया, है ना। ये केवल एक इक्विवेलेंट है, क्या है, यहाँ पर HCl केवल एक इक्विवेलेंट है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, इसको आप बोल सकते हो। वाइनिल क्लोराइड बोल दो, विनाइल क्लोराइड बोल दो, है ना। फिर देखो कि अगर मान लो यहीं पर आप दो इक्विवेलेंट HCl काम में ले लो, जैसे HCl है, इस बार दो इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, और साथ में वही कैटलिस्ट तो काम में आएगा ही आएगा, Hg+2 वगैरह। तो दो इक्विवेलेंट आप काम में ले लो। तो यार पहले वाला दो आप कहीं पर भी जोड़ दो, जो पहला वाला Cl है वो तो आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो HCl, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा वाला जो Cl है ना, वहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी CH2CH और ये क्या है Cl, पहला तो ये जो है वो अपने पास बनेगा। अब सेकंड वाला जो है ना, अब आगे जो है वो रिएक्शन करवाओ वापस से HCl की। तो अब ये एक पाई बॉन्ड है और है, ये भी टूटेगा। तो भैया रिएक्शन तो कौन सी है, देखो यहाँ पर भी रिएक्शन कौन सी है, EAR है, यहाँ पर भी रिएक्शन कौन सी है, EAR है, और यहाँ सेकंड में भी रिएक्शन कौन सी होगी, EAR होगी। अब ये एल्कीन है, अब हम एक तरीके से एल्कीन पर एडिशन करवा रहे हैं, किसका, एल्कीन पर हेलोजन का, HX का हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो यहां देखो क्या होगा कि वही कार्बोकेटाइन बनाएंगे हम तो, और कार्बोकेटाइन दो तरीके के बन सकते हैं, या तो इस वाले कार्बन पर Cl जोड़ दो आप, या इस पर हाइड्रोजन जोड़ के यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, या फिर इस पर हाइड्रोजन जोड़ के यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो जरा।
तो भैया देखो दो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, या तो कार्बोकेटाइन जो है ना यहाँ पर ये वाला बनेगा कि यार CH3 CH पॉजिटिव और ये Cl, या फिर कार्बोकेटाइन ये बनेगा CH2 ये CH है ना, और हमारे पास यहाँ पर जुड़ा Cl और ये Cl। देख लो ज़रा, ये दो पॉसिबिलिटी होगी कि या तो कार्बोकेटाइन बाहर वाले पर नॉट Cl, दिस इज H, दिस विल बी CH2, क्यों पहले हाइड्रोजन जुड़ता है ना EAR रिएक्शन में। तो भैया या तो ये कार्बोकेटाइन या ये कार्बोकेटाइन, अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर क्या है बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है मोर स्टेबल है, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन तो हमें बनाना नहीं है, यानी अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। कहने का मतलब हमारे पास इस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा Cl और Cl, यानी कि क्या बना जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो यही, अच्छा ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि जब आप नेगेटिव पार्ट जोड़ रहे हो ना एल्काइन में, तो आपको जैसे मान लो दो इक्विवेलेंट्स जोड़ दे हैं तो दूसरा वाला हेलोजन भी वहीं जोड़ देना जहां पहले वाला जोड़ा था। बस ये ध्यान में रखना है कि HX का एडिशन करवा रहे हैं तो दूसरा वाला या नेगेटिव पार्ट जो है वो सेकंड वाला नेगेटिव पार्ट वहीं जोड़ोगे जहां पहले वाला जोड़ा था। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां पर हमेशा ज़्यादा स्टेबल ही बनेगा, बैकबॉन्डिंग वाला बन रहा है ना। यहाँ देखो ज़रा कि अगर यार कंडीशन ऐसी आ जाती मान लो, ठीक है, और यहाँ पर आपको HCl का एडिशन करवाना, मान लो दो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब कहां पर जोड़े आप, पहला Cl बीच वाले कार्बन पर भी जोड़ सकते हो और बाहर वाले पर भी जोड़ सकते हो। बाहर वाले पर जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, बीच वाले पर जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहां जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखो जरा कि भाई इस CH3 का यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और ये वाला जो कार्बन है ना यहां पर डोनर इफेक्ट ज्यादा है ना इस कार्बन पर। दिस कार्बन इज हैव मोर डोनर इफेक्ट, डोनर इफेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डोनर इफेक्ट है इसलिए जो वो हमें यह ध्यान में रखना है कि एल्काइन के केस में नेगेटिव पार्ट तो वहीं जुड़ेगा जहाँ डोनर इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले वाला Cl जो है वो हम कहाँ जोड़ेंगे, बीच वाले कार्बन पर, यहाँ Cl जुड़ेगा और CH2। इसका कारण वही है कि यार यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बोकेटाइन को ये CH3 अगर डोनर इफेक्ट इस पर लगेगा ना तो डोनर इफेक्ट की वजह से उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी, इसलिए जो है वो ऐसा हुआ है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ HCl का एडिशन एक बार और होगा। और वही बात मैंने अभी आपको कहा था कि सेकंड वाला हेलोजन आप वहीं जोड़ोगे जहाँ पर आपने पहला वाला जोड़ा था। तो सेकंड वाला हेलोजन हम यहीं पर जोड़ेंगे बीच वाले कार्बन पर, ये Cl और ये CH3। यहाँ पर भी क्या बना है, जेम डाई हैलाइड बना है। ये भी रिएक्शन भैया जी EAR है और ये भी रिएक्शन EAR है। अब मान लो जैसे मान लो HBr का एडिशन करवाएं और साथ में अगर कोई पेरोक्साइड ले लिया तो क्या होगा, तो वो भी केस हमें देखना है। देखना जरा, कि भैया जी कंडीशन ऐसी है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, कि अगर आप क्या करते हो HBr का एडिशन करवाते हो ना, और एक बार तो हम ले लेते हैं जिसमें पेरोक्साइड ना हो, एक बार हम ऐसा केस लेते हैं जिसमें मान लो पेरोक्साइड हो, तो आपको क्या करवाना है, कैसे जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कंसेप्ट देखो दिमाग में है ना, कंसेप्ट दिमाग में है तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे तो भाई कितने रटोगे, कितने एक एग्जाम्पल रटोगे, हम सारे एग्जाम्पल तो रट नहीं सकते, है ना। और कंसेप्ट ये है कि EAR रिएक्शन है तो पहले जो है वो कार्बोकेटाइन बनाना है और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना है। FAR रिएक्शन है तो फ्री रेडिकल बनाना है, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ही बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि जैसे यार ये है अपने पास मान लो एसिटिलीन है, कॉमन नेम भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कई बार जो डायरेक्टली नाम ही लिखा होता है और हो सकता है रिएक्शन आपको आए लेकिन नाम पता नहीं चलेगी यार कंपाउंड कौन सा है, तो समस्या हो जाती है। तो एक तो लिखा है मान लो HBr और वही दो इक्विवेलेंट है मान लो, है ना, और एक सिंपल सा है HBr
वही दो इक्विवेलेंट या एक्सेस, और साथ में जो है यहाँ पर दे रखा है H2O2 पेरोक्साइड, है ना। अब इन दोनों ही केस में देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें, ये तो हमने देखा है अभी EAR रिएक्शन, तो कहीं पर Br जोड़ दो, कहीं पर हाइड्रोजन जोड़ दो, पहला Br पहला हाइड्रोजन जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला Br हमने जोड़ा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रिएक्टिविटी क्या है, सेम ही है, तो ये हमारे पास वाइनिल ब्रोमाइड बना। अब सेकंड वाला कहाँ जोड़ेंगे? अगर EAR रिएक्शन करवा रहे हो और पेरोक्साइड नहीं है, EAR तभी होगी। तो अगर आप EAR रिएक्शन करवा रहे हो तो सेकंड वाला हैलोजन वही जोड़ोगे जहां पहले वाला जोड़ा था। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3CH, और ये Br और ये Br। यहाँ पर बना भैया अपने पास एक तरीके से जेम डाई हैलाइड, या इसको मैं बोल देता हूँ जेम डाई ब्रोमाइड, ठीक है। क्योंकि एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन होते हैं, है ना, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसको जेम टाइप बोलते हैं। और एडजेसेंट कार्बन पर जब होते हैं, आड़ोस पड़ोस पे होते हैं, आजू बाजू वाले कार्बन पर होते हैं, तो इसको हम विसिनल वर्ड इसके लिए काम में लेते हैं। यहाँ देखो जी, यहाँ रिएक्शन होगी कौन सी? FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो मेरे भाई पहला जो Br है ना, वो तो आप कहीं पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा Br जो है वो कहाँ जोड़े? उसी कार्बन पर जोड़े कि बाद वाले बाजू वाले कार्बन पर जोड़े, कहाँ जोड़े? तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, CH2 Br और ये Br। कहने का मतलब विसिनल डाई ब्रोमाइड। यहाँ यार ये प्रोडक्ट बनेगा, विसिनल डाई ब्रोमाइड बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा तो ये भी आप समझ लो कि यार ये कैसे बनेगा। तो मैकेनिज्म इसकी ये है कि भैया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहली बार हमने HBr H2O2 रिएक्शन करवाई, रिएक्शन हुई कौन सी? FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो पहला तो H, पहला Br आप कहीं पर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH2CH और ये Br, ठीक है। अब वही बात है कि भाई अगेन रिएक्शन करवाऊंगा HBr की H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे FAR। अब ये क्या है? ये एक तरीके से एल्कीन है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा था यार EAR रिएक्शन में तो पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद Br जोड़ना है, जबकि FAR रिएक्शन में पहले Br जोड़ो, फ्री रेडिकल बनाओ, बाद में हाइड्रोजन जोड़ो। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस बॉन्ड का हमें पता है FAR रिएक्शन है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो भैया आप एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक ओड इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों कार्बन पर एक एक ओड इलेक्ट्रॉन। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो Br यहाँ जुड़े या फिर Br यहाँ जुड़े। मान लो कि अगर जो है Br इस बाहर वाले कार्बन पर जुड़ता है तो कंडीशन ये वाली आती है, CH2 यहाँ पर फ्री रेडिकल बच गया, और ये Br, और यहाँ पर क्या आ गया? Br, है ना। और अगर मान लो Br जो है वो इस अंदर वाले कार्बन पर, मान लो यहाँ पर Br जुड़ता है, ठीक है, तो हमारे पास फ्री रेडिकल जो बचेगा वो ये वाला बचेगा, CH2, ये CH, ये Br और ये Br। अब ये फ्री रेडिकल है एक, तो एक ये फ्री रेडिकल है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? तो इनमें से दिस वन इज़ मोर स्टेबल, ये वाला जो है ना फ्री रेडिकल, ये भैया ज़्यादा स्टेबल है। और क्योंकि ये फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए रिएक्शन हम इसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे। अब आगे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, जो H फ्री रेडिकल आएगा, जो कि HBr के डिसोसिएशन जब बनेगा, वो हाइड्रोजन जो है वो इसी पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 Br और ये Br, यानी कि विसिनल डाई ब्रोमाइड बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। अच्छा, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो ज़रा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम ठीक वैसे ही चेक करते हैं जैसे कि हम किसके लिए करते हैं, जैसे कि हम कार्बोकेटाइन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो भैया ये है एल्काइन पर अगर आपको HX का एडिशन करवाना है तो यही काम करना है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, देखो ज़रा, एक एग्जाम्पल अभी याद आया मेरे कि जैसे ये NO2 है, हालांकि एल्कीन का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और यहाँ पर ये है कोई एग्जांपल, मान लो इधर लगा है OCH3, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ना एडिशन करवाना है। एक तो मान लो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, इस कंपाउंड का एक तो आपने HBr के साथ रिएक्शन करवाई, एक मान लो है HBr और H2O2, ये रिएक्शन करवानी है आपको, है ना। और प्रोडक्ट बताना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर दो, वीडियो पोस्ट करो, प्रोडक्ट बनाओ, बाद में बताना। तो देखना ज़रा कि सबसे पहले HBr की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर तो कौन सी रिएक्शन होगी? EAR,
बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और सेकंड केस में जो HBr H2O2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ FAR रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। अब यार इन दोनों में से अगर हम चेक करें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ ऊपर तो क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और हमेशा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना है। तो ये तो कंफर्म है कार्बोकेटाइन या तो इस वाले कार्बन पर NO2 की तरफ बनेगा या OCH3 की तरफ बनेगा। मुझे आप बताओ कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि भाई साफ दिख रहा है इधर OCH3 का इफेक्ट कैसा है +M, इधर NO2 का इफेक्ट कैसा है -M। +M वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, -M वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो है ना ये इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो प्रोडक्ट जो है वो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी EAR का प्रोडक्ट जो आप बनाओगे वो तो ये वाला बनेगा। यहाँ पर आएगा Br और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा OCH3, ठीक है। तो EAR का प्रोडक्ट तो मेरे भाई ये बनेगा। FAR का प्रोडक्ट क्या होगा, वही बात कि यार इसको तोड़ के देखते हैं, एक तो फ्री रेडिकल में इधर बनाऊं, एक इधर बनाऊं, होमोलैटिक क्लीवेज करवाते हैं। आप खुद जवाब देना कि कहाँ पर Br जुड़ना चाहिए, है ना। ये देखो होमोलैटिक क्लीवेज कराओ इस बॉन्ड का OCH3। अब समझो बात को कि अगर यार मैं इधर Br जोड़ दिया, इस कार्बन पर Br जोड़ दिया, तब तो ये फ्री रेडिकल बनेगा और इस पर NO2 का -M लगेगा और -M इसको और कम स्टेबल कर देगा, है ना। लेकिन अगर मैं जो है वो इधर Br जोड़ूं, यहाँ Br जोड़ूं, तो यहाँ पर जो है वो Br अगर मैंने जोड़ा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा और इस फ्री रेडिकल पर OCH3 का +M इफेक्ट लगेगा और +M की वजह से ये क्या हो जाएगा और स्टेबल होगा। इसलिए ये फ्री रेडिकल क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर FAR होगी, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात। तो भैया ये है अपने पास सबसे पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन HX की रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि EAR रिएक्शन में जो पहला एग्जाम्पल है HX का वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। इसमें हमने पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, HBr ही पेरोक्साइड जो इफेक्ट है वो क्यों फॉलो करता है, बाकी में पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। एल्काइन का केस क्या है, एल्काइन पर एडिशन क्या होगा, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब भाई ये आज की क्लास तो हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से हाइड्रेशन की जो रिएक्शन है ना, हम वाटर का एडिशन करेंगे, वही एल्कीन और एल्काइन पर वाटर का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो भैया यहीं तक क्लास रखते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। और भाई देखो आपको जो है वो अगर किसी भी चीज़ के बारे में या अपने लेक्चर के बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहिए, अब देखो नीट का एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे पास आ रहा है, तो धीरे धीरे जो भी अपडेट होंगे वो सारे मैं जो है वो तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड करूंगा। तुरंत कोई भी अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप ये दोनों चैनल जो है वो ज्वाइन करेंगे। आपके पास जो भी है आप वो चैनल जो है वो ज्वाइन करो, ठीक है ना। उनको जाके जो है वो आप कैसे करते हैं उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और भाई चैनल को शेयर करो क्योंकि बहुत जल्दी हमें बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँच बनानी है। तो यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।